अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम एडवोकेट फ़ायका ख़ान है और आज से हम बाकायदा आगाज़ करने वाले हैं लॉ गेट सिलेबस को लेके। ठीक है, जिसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को आज फर्स्ट केस कराने वाली हूँ 5 मार्क्स के लिए। जो 8 केसेस हैं उनमें पहला केस है मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान वर्सेस गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, और आज मैं इसके इम्पॉर्टेंट MCQs और साथ इस केस की इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी ईजीली, क्योंकि ये 5 मार्क्स का है तो मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगी। मेरी कोशिश होगी मैं आप लोगों को वो MCQs बता दूँ जो आ सकते हैं और जो आते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसका रिपोर्टिंग ईयर है, किस ईयर में ये रिपोर्ट हुआ था। PLT 1955। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है और मेरे ख्याल है आ भी चुका है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये केस एक तो एक्सप्लेन कर देती हूँ, साथ साथ मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इम्पॉर्टेंट MCQs भी बताती जाऊँगी ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि कौन से पॉइंट में से कौन सा MCQs आ सकता है। तो ये जो केस था ये डेसोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का था। ठीक है, जिसमें असेंबली के जो प्रेसिडेंट था वो मौलवी तमीज़ुद्दीन खान था। ठीक है, और मौलवी तमीज़ुद्दीन खान 14 दिसंबर 1948 को अपॉइंट हुआ था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, अब इस जो स्टेटमेंट है, ये जो लाइन बताई है मैंने, इसमें जो इम्पोर्टेंट MCQ है वो 1948 14 दिसंबर है, ये डेट जिसमें वो अपॉइंट हुआ था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, ये आ सकता है। सेकेंडली इसमें जो इम्पोर्टेंट MCQs है वो प्रेसिडेंट वर्ड है। ठीक है, तो ये MCQs आ सकता है कि जो मौलवी तमीज़ुद्दीन खान साहब थे वो क्या थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है, तो ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। इस एक दो लाइंस में दो MCQs इम्पॉर्टेंट है और ये आ सकते हैं। अब हुआ ये कि गवर्नर जनरल और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान क्लैशेस हो गए। उन क्लैशेस के नतीजे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिजॉल्व की गवर्नर जनरल ने। ठीक है, 24 अक्टूबर 1954 को ये जो है गवर्नर जनरल ने गुलाम मोहम्मद ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिजॉल्व कर दी। इसमें जो इम्पॉर्टेंट डेट याद रखने वाली है वो 24 अक्टूबर 1954 है। ये दो हवाले से इम्पॉर्टेंट है। एक तो वो आपसे ये पूछ सकता है कि जो प्रेसिडेंट था मौलवी तमीज़ुद्दीन खान, उसने कब तक अपना किरदार अदा किया। ठीक है, 1948 से लेके कब तक अपना किरदार अदा किया। सेकेंडली वो आपसे ये पूछ सकता है कि जो गवर्नर जनरल था उसने कब, कौन से साल में, कौन सी तारीख को जो है डिज़ोल्व की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दो MCQs हैं, आ सकते हैं। अब असेंबली डिज़ोल्व होने के बाद जो इफ़ेक्टेड थे प्रेसिडेंट ऑफ दैट असेंबली, ठीक है, उन्होंने 2 रिट पिटीशन दायर किए, मैंडामस एंड क्यूरेंटो इन चीफ कोर्ट ऑफ सिंध। ठीक है, और अंडर सेक्शन 223A ऑफ गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, अब इस लाइन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं वो 3 बन सकते हैं। ठीक है, एक तो सेक्शन है जो कि 223A, वो आ सकता है। सेकेंडली कोर्ट का नाम है चीफ कोर्ट ऑफ सिंध। थर्डली एक पिटिशन्स की नंबर्स हैं 2 और साथ में उनके नाम हैं। अब मैं थोड़ा रिट पिटिशन्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, वैसे तो इनके दरमियान से आता नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं आती, लेकिन मे भी आ भी जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंडामस है। मैंडामस में मौलवी तमीज़ुद्दीन खान की तरफ से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था वो ये था कि गवर्नर जनरल को मना किया जाए कि वो उनके मामलात में, यानी कि मौलवी तमीज़ुद्दीन खान के मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करें। सेकेंडली क्यूरेंटो है। क्यूरेंटो का आप लोगों को पता है अंडर व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, तो उसमें ये पूछा गया था कि किस अथॉरिटी की बिना पे गवर्नर जनरल ने ये फैसला लिया है डेसोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। चीफ कोर्ट ऑफ सिंध का जो फैसला था वो मौलवी तमीज़ुद्दीन खान के हक में जो है ना मसली तौर पे आया था, यानी कि मुतफ़िक़ा तौर पे आया था। ठीक है, इस वर्ड पे मैंने थोड़ा सा फोकस किया है, क्यों, क्योंकि ये MCQs है और ये आ सकता है। ठीक है, और जैसा आप लोगों को पता है कि जब फैसला मौलवी तमीज़ुद्दीन खान के हक में आया था तो लामहल्ला जो असेंबली थी वो डिज़ोल्व नहीं हुई थी। ठीक है, वो चीफ कोर्ट ऑफ सिंध के अकॉर्डिंग वो फैसला मौलवी तमीज़ुद्दीन खान के हक में था। ये आप लोगों ने माइंड में रखना। चीफ कोर्ट ऑफ सिंध का फैसला मौलवी तमीज़ुद्दीन खान के हक में आया तो जो मिनिस्टर्स थे और फेडरेशन थी उन्होंने फेडरल कोर्ट में एक अपील दायर की। ठीक है, और वो अपील थी चीफ कोर्ट ऑफ सिंध के फैसले के खिलाफ। फेडरल कोर्ट के 5 रुकनी बेंच, यानी कि 5 जजेस का जो बेंच था,
उसने ये अपील सुनी और इस पर अपने रिमार्क्स दिए, फ़ैसला दिया, ठीक है, जिनमें चीफ़ जस्टिस का नाम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चीफ़ जस्टिस का नाम मोहम्मद मुनीर, ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट है, ये जहन में रखने वाला। अब जब मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान PLD 1955 FC यानी कि फेडरल कोर्ट 240 की अपील सुनी गई और फैसला आया, तो वो फैसला चीफ कोर्ट ऑफ सिंध के फैसले से मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ था। अब फेडरल कोर्ट ने जो एक्सप्लेन किया, ठीक है, वो सबसे पहले 223A सेक्शन को किया, जिसके थ्रू मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान ने पिटिशंस दायर किए थे, ठीक है। फेडरल कोर्ट ने ये बताया कि ये जो 223A सेक्शन है ये लॉ नहीं है और ये तब तक लॉ नहीं बन सकता जब तक इसको गवर्नर जनरल यानी कि सदर की मोहर ना मिल जाए, सदर असेंट ना मिल जाए, ठीक है। सेकेंडली उसने चीफ़ कोर्ट ऑफ सिंध के इख्तियारात जुरिस्डिक्शन डिफ़ाइन की कि जो चीफ़ कोर्ट ऑफ सिंध है वो रिट पिटिशन सुनने की अहल नहीं है, ठीक है, तो उसका फ़ैसला रिट पिटिशन पे आना नल एंड वाइड है। तीसरे नंबर पे जो फेडरल कोर्ट ने एक्सप्लेन किया वो ये सॉवरेनिटी, ठीक है, सॉवरेनिटी एक्सप्लेन की गवर्नर जनरल की, ठीक है। उसने अब बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली है वो सॉवरेन नहीं है, वो खुद मुख्तार नहीं है, लेकिन जो गवर्नर जनरल है वो खुद मुख्तार है, ठीक है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो फेडरल कोर्ट का फ़ैसला था वो मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान के अगेंस्ट आया था और उसने चीफ़ कोर्ट ऑफ सिंध के फ़ैसले को सस्पेंड कर दिया था। सस्पेंड, ठीक है, सस्पेंड का वर्ड आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि ये MCQs इम्पॉर्टेंट है। मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम इम्पॉर्टेंट MCQs और उसकी डिटेल मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। इससे ज़्यादा डिटेल में ना तो जाने की ज़रूरत है और ना ही इससे ज़्यादा डिटेल में कुछ आता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी समझ आ गई होगी समझाने की। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है या कोई बात है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।